वात नाड़ी की गति और प्रकृति का विश्लेषण आपको बता रहा हूं, स्पष्ट कर पा रहा हूं अपने अनुभव से और श्री सद्गुरुदेव की कृपा से। अब इसका विश्लेषण करके रोग का निदान कर सकते हैं। वात नाड़ी के उपचार के लिए पुनः नियमों का पालन आवश्यक होता है। वात के चंचल स्वभाव को शांत करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास अति आवश्यक होता है। वात नाड़ी की अनियमितता को दूर करने के लिए नियमित दिनचर्या और आहार का पालन करना अति आवश्यक होता है। वात दोष को संतुलित करने के लिए उष्ण, स्निग्ध और गुरु गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। अब मुकेश जी ने जो पूछा है, अर्धांगवात में वात नाड़ी के आधार पर उपचार का निर्धारण किया जाता है। आंतरिक और बाह्य, अभ्यंग और आंतरिक रूप से भी खाने पीने में अधिक स्निग्ध आहार, स्निग्ध गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग किया जाता है। अभ्यंग अर्थात कि मालिश करना, स्वेदन अर्थात पसीना निकालना, इससे वात दोष को शांत किया जाता है। योग और प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु का संचार बढ़ाया जाता है। व्यायाम करके, योग करके, हल्का आसन व्यायाम करके प्रभावित अंग की गतिशीलता को बढ़ाया जाता है। चिंता और तनाव को कम करने के लिए ध्यान और मनोचिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इसके उपचार के लिए वात शामक आहार, औषधियों और जीवन शैली का पालन करना अति आवश्यक होता है। तभी इन सारे गंभीर वात रोगों को पूर्ण रूप से काबू में किया जा सकता है। नमस्ते आचार्य जी, कृपया गंभीर लोगों में वात नाड़ी की गति कैसी होती है, इसे स्पष्ट करें। हालांकि पैरालिसिस गंभीर रोगों में ही आता है। गंभीर रोगों में विशेष रूप से वातजन्य रोगों में वात नाड़ी की गति में विशिष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं और गंभीर रोगों में वात दोष का प्रकोप बढ़ जाने से नाड़ी की गति अधिक तेज हो जाती है, जिसके कारण से अर्धांगवात, पैरालिसिस, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस और तीव्र वातजन्य दर्द शरीर में बने रहते हैं, जाते नहीं हैं। तो यह नाड़ी की तेज गति से निर्धारित किया जाता है। इसी तरह जब अनियमित और विषम गति होती हैं, अर्थात कभी तेज, कभी धीमी, कभी रुक रुक कर, तो यह गति वात के विषम और चंचल स्वभाव को दर्शाती है। गंभीर रोगों में वात दोष के असंतुलन के कारण वात की गति में अनियमितता आती है। तो इससे, इस गति से हम यह निर्धारित करते हैं कि उसको मिर्गी है, उसको चिंता, डिप्रेशन का विकार है, कि उसको पार्किंसंस है। तो यह नाड़ी की अनियमित गति से निर्धारित होता है। एकदम स्पष्ट आपको बता रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शायद आपको पुस्तक में भी इतनी स्पष्टता से ना मिले। ये आपको किसी पुराने अनुभवी वैद्य से ही यह आपको विश्लेषण मिल सकता है, और यह मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं। इसी तरह से अस्थिर और कंपन गति वाली वात नाड़ी के कारण स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और गंभीर वातजन्य दर्दों का निर्धारण किया जाता है। यह गति वात के अस्थिर और अनिश्चित स्वभाव को दर्शाती है। इस तरह के गंभीर रोगों में वात दोष के कारण नाड़ी का स्पंदन अस्थिर हो जाता है। इसी तरह से कमजोर और धीमी गति, गंभीर कमजोरी मतलब सीरियस वीकनेस, थकान, फटीग, माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी,
जैसे गंभीर रोगों को दर्शाती है। इन रोगों में नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। यह गति वात दोष के कारण प्राणवायु के अवरोध को दर्शाती है। इस तरह के गंभीर रोगों में वात दोष के कारण नाड़ी का स्पंदन कमजोर हो जाता है। तो नाड़ी की गति तेज है, धीमी है, अनियमित है, अस्थिर है कि स्थिर है, यह गंभीर रोगों में बहुत ही सूक्ष्मता से देखा जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे हमने पूर्व में पैरालिसिस की चर्चा की, पार्किंसंस की चर्चा की, स्ट्रोक की चर्चा की, हृदय रोग की चर्चा की, ये सब वात दोष के कारण ही होने वाले गंभीर रोग हैं, जिसके कारण प्रभावित अंग में कमजोरी, शून्यता, अवरोध, गति की हानि इत्यादि देखी जाती है। सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई और थकान, ये सब वात के अवरोध के कारण होता है, अस्थिर गति के कारण होता है, हृदय की गति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मिर्गी, बेहोशी के झटके आना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, ये सब वात दोष के कारण मस्तिष्क की गतिविधि की अनियमितता होने से होता है। यहां पर नाड़ी की गति अनियमित और कंपन युक्त रहती है। शरीर में कंपन बने रहना, मांसपेशियों में अकड़न, गति का धीमापन, ये सब वात दोष के कारण मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के ऊपर आए हुए प्रभाव के कारण होता है। इसमें नाड़ी की गति अस्थिर और कंपन युक्त होती है। तो इस तरह से गंभीर रोगों में वात नाड़ी की तेज गति, अनियमित गति, अस्थिर गति, कंपन युक्त गति, इन गतियों से उस रोग का डायग्नोसिस किया जाता है। यह गति वात दोष के तीव्र, विषम और चंचल स्वभाव को दर्शाती है। नाड़ी परीक्षण के माध्यम से वात नाड़ी की गति का विश्लेषण करके रोग की गंभीरता और उसका क्या उपचार करना है, यह सुनिश्चित किया जाता है। बहुत ही आवश्यक जो चिकित्सा है उसका निर्धारण किया जाता है। रोग को दूर करने के लिए, वात दोष को संतुलित करने के लिए उष्ण और स्निग्ध गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग किया जाता है। अभ्यंग अर्थात की तेल मालिश, स्वेदन अर्थात की पसीना लाने वाली चिकित्सा, स्टीम बाथ वगैरह, अथवा तो धूप में जो है पसीना निकालना, इससे वात दोष को शांत किया जाता है। प्राणवायु का संचार और प्राणायाम दोनों बहुत जरूरी हैं। प्राणायाम करेंगे तो प्राणवायु का संचार बढ़ेगा, जिससे जोड़ों की जकड़न और रूखापन वो दूर किया जाता है। हल्के आसन और व्यायाम से, सूक्ष्म व्यायाम से प्रभावित अंग की गतिशीलता को बढ़ाया जाता है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। चिंता और तनाव को कम करने के लिए ध्यान और मनोचिकित्सा जैसी विधियों का हम उपयोग करते हैं। यह भी वात रोग को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए बहुत ही आवश्यक उपचार हैं। अगर इसमें एक भी उपचार में कमी रह गई, छोड़ दिया जाए, तो वात रोग को पूरी तरह से काबू में नहीं किया जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के सभी गंभीर वात रोगों में अच्छे से उपचार के क्रम का पालन करें। वात शामक आहार और औषधियां और जीवन शैली, योग, प्राणायाम, मालिश और अच्छे से पसीना निकालना, इन सारी विधियों को अपने जीवन में अपनाएं
और वात रोगों से जल्द ही मुक्ति पाएं। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से न केवल अपनी बल्कि बहुत सारे रोगियों को रोग से मुक्त होने के लिए एक दिशा निर्देश देने का एक आपने आज मुझे अवसर दिया। आपको हृदय से आभार है।